बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हाँ जी, इसका पूरा नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अल मशहूर BRS। ठीक है, तो क्या मकसद इसका क्या होता है? रिकंसाइल करना। इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर इसके सवाल जवाब देखेंगे। अब पहले तो रिकंसाइल का लफ्जी मतलब तो पता होगा सबको। रिकंसाइल करना, किसी चीज को ठीक करना, सही करना। कोई गलती कोताही है तो उसको एडजस्ट करना, उसे बोलते हैं रिकंसाइल करना। गुनाहों की माफी मांगना, ये सारा किसमें आ जाता है? रिकंसिलिएशन के अंदर। अब एक मतलब एक और भी होता है रिकंसाइल का, कि किसी एक चीज को दूसरे चीज के बराबर साबित करना, उसे भी रिकंसाइल कहते हैं। किसी एक चीज के बैलेंस को किसी और के बैलेंस के साथ कंपेयर या बराबर करना को भी रिकंसाइल कहते हैं। तो मेन रिकंसिलिएशन का मतलब होता है दुरुस्तगी करना, ठीक करना। अब होता क्या है कि आप अगर एक सादा सी बात करते हैं हम, कि आप गलती से किसी बैंक में चले गए, किस मकसद के लिए? अकाउंट ओपन करवाने के लिए। जी, हो गया अकाउंट ओपन आपका, आपने उसमें कुछ पैसे जमा भी करवाए, आपका अकाउंट ओपन हो गया, और आप पैसे जमा करवाते हो और अकाउंट ओपन करवाने जब जाते हो तो उसको आपसे पूछता भी है, भाई आपने कौन सा अकाउंट ओपन करवाना है? तो नंबर ऑफ अकाउंट्स टाइप्स होते हैं जी। करंट अकाउंट है, डिपॉजिट अकाउंट है, ELS अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। कोई भी वो अकाउंट आपसे कह सकता है। मतलब अगर वो अकाउंट्स की टाइप, एक ये सबसे जो जनरल टाइप है ना करंट अकाउंट, ये तो सबको पता होगा। एक अकाउंट की टाइप होती है करंट अकाउंट, जो नॉर्मल डेली यूजेज के लिए कि हम पैसे जमा करवा रहे हैं या निकलवा रहे हैं या उसमें से पेमेंट कर रहे हैं, वो करंट अकाउंट होता है। एक होता है डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट का मतलब ये होता है कि आप उसमें एक खास टाइम के लिए पैसे जमा करवा देते हो, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट या रिटर्न मिलता है, उसे बोलते हैं डिपॉजिट अकाउंट। कुछ होता है सेविंग अकाउंट, कि जनाब आपने महीने भर जो आपकी सेविंग हुई, जिस तरह कमेटी जिसे कहते हो आप, वो सेविंग अकाउंट भी आई, ये बैंक भी कमेटियां डालता है और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी देता है। फिर सेविंग अकाउंट के साथ एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का मतलब क्या होता है? बैंक हमारे बिहाफ पे बिजनेस करता है, मतलब उसके ऊपर जो उसको गेन या लॉस आए वो हमारा शेयर हो जाता है। और भी नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं, अगर आप अकाउंट ओपन करवाने जाएं तो आपको और भी टाइप्स बताएंगे। लॉस भी होता है, क्यों नहीं हो? प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ही है। मोस्टली सबसे ज्यादा जो BRS पढ़ी जाती है वो करंट अकाउंट के लिए पढ़ी जाती है, लेकिन बन सब की सकती है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मोस्टली किसकी बनती है? करंट अकाउंट की, बट सबकी बनाई जा सकती है। अब आपने जब अकाउंट ओपन करवा लिया तो आपको तो पता है कि अब आप एक बिजनेसमैन या आपका बिजनेस है, आप कई पैसे जब आपके अकाउंट्स में आते हैं, आपके डेटर्स की जो पेमेंट आती है और भी कोई पैसे आते हैं और आप अपने अकाउंट से पेमेंट भी करते हो, तो आप इस चीज को एक कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हो। कैश बुक के 3 कॉलम होते हैं ना, एक बैंक वाला कॉलम भी होता है। और अभी हम जो पढ़ने लगे हैं वो कैश बुक का कौन सा कॉलम पढ़ रहे हैं? इसलिए इस कैश बुक के बैंक कॉलम को बैंक बुक भी कहा जाता है। जब कभी वो बैंक बुक का नाम इस्तेमाल करे तो समझो वो कैश बुक का जिक्र कर रहा है। अब आपने जब पैसे बैंक में जमा करवाओगे, आप क्या एंट्री पास करोगे पता है आपको? जब हम बैंक में पैसा जमा करवाएंगे या हमारा डेटर डायरेक्ट हमारे बैंक में जमा करवा देगा पैसे,
क्या एंट्री पास करते हो? बैंक डेबिट। क्या आप एंट्री पास करते हो? बैंक डेबिट। तो बैंक डेबिट कर देते हो और जिसकी तरफ से पैसे आए वो क्रेडिट कर देते हो। तो ये बैंक डेबिट हुआ है। बैंक टू क्या एंट्री पास हो रही है? बैंक टू मिस्टर ए। ये क्या एंट्री पास हुई हुई है? बैंक टू मिस्टर ए। फिर आपने सैलरी पे करनी थी, आपने अकाउंट से पे कर दी, तो क्या एंट्री पास करोगे? सैलरी टू बैंक। बैंक अपना क्रेडिट करोगे किस नाम से? सैलरी के नाम से। इसी तरह आप महीने भर कई ट्रांजैक्शन करते हो, जिससे आपका कुछ ट्रांजैक्शन से बैंक में अकाउंट में पैसे बढ़ रहे होते हैं और कुछ वजूहात की वजह से कम हो रहे होते हैं। जब बैंक में पैसे बढ़ेंगे तो बैंक डेबिट, कम होंगे तो बैंक क्रेडिट। गॉट इट? क्या इसी चीज का हमारे अकाउंट का रिकॉर्ड बैंक भी रख रहा होगा, या बैंक बस एक बास्केट बना दी, जाओ यहां से अपने पैसे रख जाना, वहां से निकाल जाना, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? बैंक हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम के साथ रिकॉर्ड रखता है, और बैंक उस रिकॉर्ड का नाम क्या देता है? जैसे हमने नाम दिया ना कैश बुक, बैंक उसको कहता है बैंक स्टेटमेंट। क्या कहता है? बैंक स्टेटमेंट। तो वो ऊपर आपका नाम लिखेगा और बैंक स्टेटमेंट लिख देगा। अब होगा क्या, थोड़ा सा एक फ्रेश पेज ले लेते हैं, यहां पर हम कैश बुक लिख लेते हैं। ये कैश बुक तो 3 कॉलम वाली होती है, ये इसका कौन सा कॉलम है? बैंक कॉलम। और वहां पर बैंक हमारा नाम लिख देगा और नीचे लिख देगा जी ये बैंक स्टेटमेंट है, और फर्दर भी वो चीजें लिख देगा कि हमारा अकाउंट का नंबर क्या है, कितने डेट की बैंक स्टेटमेंट है, और उसके पास भी एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। अब जैसे ही मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए, मैं अपना बैंक डेबिट कर दूंगा। जैसे ही मैं बैंक में पैसे जमा करवाऊंगा, मैं अपना बैंक डेबिट कर दूंगा। सपोज है मैंने 10,000 जमा करवाए और जमा भी कैश करवाया, एंट्री पास होगी कैश बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। अब बैंक भी इस रिकॉर्ड को रखेगा अपने पास कि जी भाई फलां मिस्टर ने पैसे देकर गया है, ये पैसे मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। वो बैंक उसको क्रेडिट साइड पर जाकर लिखेगा। किस साइड पर लिखेगा? क्या वजह है वो क्रेडिट साइड पर लिखेगा? हालांकि बैंक तुम्हारा एसेट होता है, लेकिन वो बैंक की तो लायबिलिटी है ना। बैंक के पास वो बैंक के पैसे नहीं, बैंक के पास हमारे पैसे, तो बैंक उसको अपनी लायबिलिटी मानेगा। बैंक उसको अपनी लायबिलिटी मानेगा, और लायबिलिटी बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होती है। बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। अगर आप इसकी एग्जांपल लेना चाहते हो, अभी अपने जैस कैश में पैसे जमा करवाओ, आपको एक मैसेज मिलेगा योर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। आप कहोगे मैं पैसे जमा करवा रहा हूं, मेरे पैसे बढ़ रहे हैं, मेरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। वो हमारी बुक्स में थोड़ी हो रहा है, वो तो अदर पार्टी की बुक्स में हो रहा है, उसकी तो लायबिलिटी है। हमारा पैसा उसके पास पड़ा हुआ है, तो हम हमारा वो रिसीवेबल हो गया, और हमारे लिए उसने हमें पैसे देने हैं, वो हमारे पैसे रखे बैठा है। तो बैंक की वो लायबिलिटी होगी, बैंक वो क्रेडिट करेगा, हम डेबिट करेंगे। अब हुआ ये कि मैंने किसी का 2,000 रुपया रेंट देना था, मैंने उसको चेक लिख कर दे दिया, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? रेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। मैंने रेंट बाय चेक पे कर दिया, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट। मेरा एसेट कम हो गया, इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। अब बैंक ने 2,000 रुपया हमारे अकाउंट से निकाल के उस बंदे को दे दिया जिसका रेंट देना था, तो अब बैंक की लायबिलिटी उतनी रही या कम होगी? क्योंकि उसने 2,000 हमारे डायरेक्शन के ऊपर, हमारे कहने के ऊपर पे कर दिया। तो वो क्या कर देगा, जब लायबिलिटी कम करेगा तो डेबिट कर देगा। ऐसे ही सिलसिला महीना भर चलेगा। हमारे पैसे बैंक में जा रहे हैं, हमारे पैसे बैंक से निकल रहे हैं, आपके पास किसी ने 10,000 रखवाया, उसमें से 2,000 का आज पे कर दो, तो अब लायबिलिटी 10,000 रहेगी या 2,000 कम हो जाएगी? हमने जब रेंट पे कर दिया बाय चेक,
वो जाकर हमारे अकाउंट से पैसे निकलवा लेगा। बैंक की लायबिलिटी थी पहले 10,000, क्योंकि हमारा पैसा उसके पास 10,000 था, अब 2,000 कम ना हो गया। ठीक है, अगली बात, इसी तरह महीने भर में ये सिलसिला चलता रहा। कभी हमारे पैसे सेल के नाम से आए, कभी किसी डेटर ने हमारे अकाउंट में जमा करवाए, हमारे पास पैसे आए, हमने पेमेंट भी की, रेंट पे किया, कोई बिल पे किया, कोई किसी मिस्टर को पैसे पे करने थे, फिर मिस्टर, ये सारी पेमेंट हमने कर, ठीक है। अब जो हमने डेबिट किया, बैंक उसको क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। और जो हमने डेबिट किया, सॉरी क्रेडिट किया, वो बैंक क्या करेगा? डेबिट करेगा। महीना खत्म हो जाएगा, महीना खत्म हो जाएगा, तब हम अपना अकाउंट करेंगे जी, हमारा कैरिड ऑन कितना बचता है, 10,000, 20,000, 15,000, कितना हो गया? 45,000। इधर भी 45,000, डिफरेंस जो होगा वो उसको हम क्या बोलते हैं? कैरिड ऑन। ठीक है, कितनी अमाउंट आ गई? 14,000 माइनस 31,000। इस 31,000 का मतलब कभी पता है? हमारे पैसे महीने के एंड पे इतने बैंक में मौजूद हैं हमारे लिहाज से। अब बैंक भी हमारी बैंक स्टेटमेंट वो करता है रनिंग बैलेंस फॉर्म में, वो ऐसे टी फॉर्म में नहीं बनाता। आप अगर कोई अकाउंट स्टेटमेंट देखो ना, तो वो रनिंग बैलेंस फॉर्म में बनाएगा। वो रनिंग बैलेंस फॉर्म क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहां पर आखिर में ना एक कॉलम होता है बैलेंस का। तो अंगड़ाइयां ले रहा है, कोई सवाल पूछा? जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसके लिए तो कैपिटल हुआ बैंक, तो उससे फिर वो लायबिलिटी रखेगा कि कैपिटल रखेगा? कैपिटल क्या हो गया? बैंक का कहां से कैपिटल हो गया? अभी हमारा बैंक का और हमारा रिलेशन है, बैंक और आगे बिजनेस का वो बाद की बात है। अभी हम अपना रिलेशन बैंक के साथ देख रहे हैं, हमने पैसे बैंक में जमा करवाए। जी मेरे भाई, बैलेंस कैसे? जब हमने 10,000 जमा करवाया था तो वो क्या करेगा? हमारे अकाउंट में 10,000 क्रेडिट लिख देगा, वो साथ साथ बैलेंस करेगा। फिर 2,000 हमने निकलवा लिया तो वो क्या कर देगा? बाकी कितना रख देगा? 8,000 क्रेडिट, ये नहीं कि डेबिट, क्योंकि टोटल 10,000 था ना, 2,000 डेबिट हो गया। फिर 20,000 हमने जमा करवाया तो वो क्या कर देगा? उसको 28,000 क्रेडिट। फिर 5,000 निकलवा लिया, 23,000 क्रेडिट। ये साथ साथ वो बैलेंस करता जाता है। फिर 15,000 जमा करवा दिया, 38,000 क्रेडिट, और फिर 7,000 निकलवा लिया, 31,000 क्रेडिट। लो जनाब, उधर हमारा क्रेडिट पड़ा हुआ है 31,000 और इधर हमारा डेबिट पड़ा हुआ है 31,000। तो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। कैरिड ऑन हमेशा अपोजिट होता है, ब्रॉड ऑन नहीं। कैरिड ऑन हमेशा जिस साइड पर पड़ा होता है ना, उस साइड का नहीं होता। ये बेसिकली क्या है? कैरिड ऑन डेबिट बैलेंस है। तो हमने कहा कि हमारा पैसा बैंक में पड़ा 31,000, बैंक की स्टेटमेंट हमें मिल गई। पता है स्टेटमेंट भेज देते हैं वो, अगर हम पिछला अपना रिकॉर्ड देखना चाहें तो एक स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती है, बैंक हमें स्टेटमेंट भेज देगा। हमने देखा कि 31,000 है कैरिड ऑन, अपना भी देखा ओके है, देयर इज नो नीड फॉर रिकंसिलिएशन। हमने 10,000 दिया, फिर 2,000 लेके 8,000 जी 20,000 में जमा करना, हाँ जी 28,000 आ गए। उसके बाद हम 10,000 पहला वाला ऐड करेंगे। वो तो इसके अंदर प्लस ये नेट होके आ रहा है ना। देखो ना, ये 10,000 था, इस 10,000 के अंदर 2 निकाला, 8 बच गया, फिर 20 ऐड कर दिया, तो वो उसी तरह प्लस माइनस ही होता रहा है। ठीक है जी, वो इधर गौर फरमाना, इधर अभी नहीं इधर उधर होना, क्योंकि बेस बना देंगे। बेस बनाने के बाद फिर सवाल आपने खुद ही करने हैं सारे। सिर्फ बेस पर 5-10 मिनट जितना भी लग जाए टाइम, वही लगाना है। अब अगर आपके सारी रिकॉर्डिंग, मतलब जो कुछ आपने लिखा हुआ है, बैंक स्टेटमेंट आपके पास आई, आपने उसको टैली कर लिया। टैली कैसे करोगे? अपनी डेबिट साइड उसकी क्रेडिट साइड के साथ, और अपनी क्रेडिट साइड उसकी डेबिट साइड के साथ। अगर सारा कुछ मैच हो गया तो जब है ही सब कुछ ठीक, तो आपने फिर क्या ठीक करना है? देयर इज नो नीड फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
अगर ये बैलेंस बराबर ना आए, मिसाल के तौर पर आगे चलते हैं, ये केस, दूसरा केस कि अगर ऐसा हुआ कि हमने कैश बुक बनाई ऐसे ही और मैंने कैरी डाउन फाइंड कर लिया, कैरी डाउन फाइंड हुआ 4,50,000। इसका मतलब क्या है भला, मेरे हिसाब से बैंक में पैसे कितने पड़े हुए हैं, 4,50,000। मैंने बैंक को फोन किया, या आज कल तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, हमारे पास वो हमारी ईमेल उन्होंने कर दी हर महीने की स्टेटमेंट, तो वो मैंने बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड की। जब मैंने बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड की ना, तो वहां पर लिखा हुआ था 4 लाख क्रेडिट। लो जी, मेरे हिसाब से बैंक में 4,50,000 रुपया पड़ा है, और बैंक ने जो स्टेटमेंट भेजी वो कहता तेरा 4,000 पड़ा है। हो गया ना मसला खराब। अब ये जो मसला है इसको रिकंसाइल करने को बोलते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, इसमें कोई हो भी सकता है लेकिन ना फ्रॉड है ना एरर है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस टाइम डिफरेंस की वजह से होता है। वो टाइम डिफरेंस क्या है कि कुछ ऐसी चीजें जो हम लिख चुके हैं लेकिन बैंक ने अभी तक नहीं लिखी होगी हमारे अकाउंट में, या कुछ ऐसा भी है कि बैंक ने लिख दी हमने नहीं लिखी, उसकी वजह से इनके बैलेंसेस में फर्क आ जाता है। इस फर्क को सही करना कहलाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस डिफरेंस को रिमूव करना, कि वो डिफरेंस कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हमने तो लिख ली लेकिन बैंक ने नहीं लिखी, और ऐसा भी हो सकता है बैंक ने लिख ली हमने नहीं लिखी, तो ये फिर बैलेंस के अंदर डिफरेंस आ जाता है। पहला एक सवाल सुन लें जो पेपर में आया हुआ है और आपको भी आ सकता है। वो कहता है जी बैंक रिकंसिलिएशन बताओ कब कब बन सकती है, क्या मंथली बन सकती है, क्वार्टरली, एनुअली, या 2 साल बाद, या 4 साल बाद, या 5 साल बाद, या 15 दिन बाद, जब मर्जी बनवाना चाहो बन सकती है। जिस दिन की मर्जी स्टेटमेंट लेना चाहो, नॉर्मली मंथली होती है। ये पेपर में सवाल आया हुआ है। बैंक स्टेटमेंट किसी भी दिन की बनाई जा सकती है और किसी भी टाइम की बनाई जा सकती है, बट नॉर्मली मंथली होती है। ये बात आपने, ये सवाल याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बैंक स्टेटमेंट किसी भी टाइम की किसी भी दिन बनवाई जा सकती है, बट नॉर्मली मंथली स्टेटमेंट बनती है। गॉट इट? आगे चलते हैं। अब ये फर्क आता क्यों है, इसमें डिफरेंस, इन दोनों बैलेंस में डिफरेंस क्यों आता है, उसकी कुछ वजूहात है। फिर उस वजूहात को हमने इसके अंदर एडजस्ट करना है। और जरा मेन पूरा लेक्चर, जो आज का ये लेक्चर है, इसी पर डिपेंड करेगा। इसी को ही आपको जैसे जैसे अगले लेक्चर गुजरेंगे ये बेहतर से बेहतर समझ आना शुरू होगा। हो सकता है पहली दफा आपको ना भी समझ लगे, लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि यही बातें बार बार डिस्कस होंगी, फिर कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो लिखवा दूंगा तो ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। देखें, सबसे पहली चीज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं भला, बैंक में जो पैसे पड़े हैं, जो मेरे पास रिकॉर्ड है, उनमें फर्क आता क्यों है। सबसे पहला फर्क, उसको बोलते हैं नॉट प्रेजेंटेड चेक। नॉट प्रेजेंटेड चेक, उसी का नाम होता है आउटस्टैंडिंग चेक। नॉट प्रेजेंटेड चेक या आउटस्टैंडिंग चेक, इसको प्यार से एनपीबी बोला जाता है। नॉट प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड। ये चेक होता कौन सा है, चेक इशूड फॉर पेमेंट, चेक इशूड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक। नॉट प्रेजेंटेड चेक की डेफिनेशन क्या है, ये ना बातें नहीं करनी क्योंकि इसमें ना बड़े छोटे छोटे ब्रीफ पॉइंट है,
तो फिर ना कहीं गलत अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एक एक चीज को मैंने बात वैसे सुन भी लेना है, वैसे आप कर लो बात, मैंने बाद में सुनना है। जितने भी डिफरेंस बताऊंगा ना, तकरीबन कोई 12-13 डिफरेंस डिस्कस करेंगे, 10 तो आज करेंगे, और वो सारे फिर सुनने भी है। नॉट प्रेजेंटेड चेक कौन सा हुआ? ऐसा चेक जो आपने इशू किया पेमेंट के लिए लेकिन बैंक में अभी प्रेजेंट, और सादा अल्फाज में बताने लगा हूं, आपने किसी बंदे के पैसे देने थे, उसको चेक लिखकर दे दिया, कैश बुक पड़ा हुआ है, हमने जिस दिन चेक लिखकर दिया हमने उसी दिन एक एंट्री पास करनी है, अपना एक्सपेंस डेबिट कर देंगे जिसके लिए दिया और बैंक क्रेडिट कर देंगे। अब हमने अपना बैंक कम कर दिया, क्या मतलब? हमने समझा कि हमारे बैंक में पैसे कम हो गए। अब जिस बंदे को हमने चेक दिया, पता है उसके पास कितना टाइम होता है उसको बैंक में प्रेजेंट करने के लिए? 6 महीने का टाइम होता है। 6 महीने में कभी भी वो जाकर पैसे निकलवा सकता है। अब उसके पास टाइम नहीं था, वो नहीं गया, उसने चेक जेब में रखा, फिरता रहा। अब हुआ ये कि हमने तो अपनी कैश बुक में अपना बैलेंस कम कर दिया है, अब बैंक में जब वो जाएगा ही नहीं तो क्या बैंक वाला हमारे अकाउंट में पैसे कम करेगा? महीना खत्म हो गया, हम अपना कंपेयर करने लगे तो पता चला कि जितनी अमाउंट का हमने चेक लिख कर दिया है, हमने अपना बैंक अकाउंट कम किया हुआ है लेकिन बैंक ने हमारा बैलेंस कम, तो फर्क आ जाएगा या नहीं? क्या कौन सा बैलेंस ज्यादा होगा? अकॉर्डिंग टू कैश बुक ज्यादा आ रहा होगा या अकॉर्डिंग टू बैंक स्टेटमेंट ज्यादा आ रहा होगा? बैंक स्टेटमेंट में ज्यादा नजर आ रहा होगा। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं कि ये वजह है, बताओ किसका बैलेंस कम या ज्यादा है? नॉट प्रेजेंटेड चेक कौन सा चेक है? हमने लिख कर दिया लेकिन बैंक में अभी वो लेकर ही नहीं गया, तो इसमें करेंगे क्या? अब फर्क तो आ गया। अब देखिए जरा स्ट्रैटेजी देखें, ये कैश बुक है और ये बैंक स्टेटमेंट है। मेरे सामने कैश बुक पड़ी है जिसकी जगह पर मैंने लिखा हुआ है मिस्टर ए को जी मैंने एक 5000 का चेक दिया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट की ना तो डेबिट साइड पर नजर आ रहा है ये 5000, ना ये क्रेडिट साइड पर नजर आ रहा है। ये बैंक स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ी हुई है, मैंने डाउनलोड की, उसको अपने सामने रखा, और कैश बुक भी मेरे सामने ही है। कैश बुक तो मैंने खुद बनाई है और बैंक स्टेटमेंट भी मेरे सामने ही पड़ी हुई है। गॉट इट? अब 5000 का फर्क आ गया। ये फर्क क्या कोई एरर है या फ्रॉड है? कुछ भी नहीं है। ये तो जब वो पैसे निकलवा लेगा वो बैंक वाला कम कर देगा हमारा अकाउंट। अब मुझे बताओ, ये 5000 मैं खत्म करना चाहता हूं फर्क, मैं चाहता हूं ये 5000 का फर्क खत्म हो जाए। कैसे खत्म होगा? मैं ये 5000 मैं क्रेडिट कर चुका हूं, बैंक को क्या करना चाहिए था? डेबिट, लेकिन बैंक ने अभी तक डेबिट नहीं किया। तो बताओ मैं इस 5000 को कैसे ठीक करूं? मेरे सामने बैंक स्टेटमेंट भी पड़ी हुई है, कैश, दोनों चीजें मेरे सामने हैं। मैं चाहता हूं ये 5000 का फर्क खत्म हो जाए, तो मैं क्या ऐसा ना कर लूं, मैं इधर 5000 डेबिट कर दूं। डेबिट करने का मतलब है बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में से माइनस कर दूं, चेक करूं, चेक के ये 5000 मगर मैं माइनस कर देता तो बराबर आता है। मेन ये बैंक नहीं एंट्री कर रहा, याद रखें। क्या कर रहे हो आप खुद? आप रिकंसाइल कर रहे हो बैलेंस। आपने 5000 क्रेडिट किया हुआ है, बैंक ने डेबिट नहीं किया हुआ। वो स्टेटमेंट आप ऐसा करो, अच्छा चलो 5000 डेबिट करते हैं, फिर बैलेंस बराबर आता है। फर्जी तौर पे आप 5000 लिख लेते हो। या एक और तरीका भी था, दूसरा तरीका क्या बताओ क्या है? कैश बुक में रिवर्स कर देते, यहां ना लिखते, यहां पर लिख देते, फिर भी तो फर्क खत्म हो जाता। जो मैंने ज्यादा क्रेडिट किया हुआ है उसको वापस कर दिया डेबिट। अब आपने किया क्या है सही करने के लिए? या तो आपने बैंक स्टेटमेंट में डेबिट कर देना है या आपने कैश बुक में डेबिट कर दिया है। ये लफ्ज या आना है या एंड आना है, ये भी पेपर में सवाल आया हुआ है। एंड का मतलब होता है दोनों करने हैं, और का मतलब है दोनों में से कोई एक काम करना है। तो आपने इस नॉट प्रेजेंटेड चेक को सही करने के लिए क्या करना है? या आप कर दो बैंक स्टेटमेंट में जाकर डेबिट, या कर दो कैश बुक में रिवर्स और कैश बुक में डेबिट। एक बात तो यहां से कंफर्म मैं आपको कर दूं कि जब भी रिकंसाइल करेंगे, जिस बुक में भी करेंगे ना, या डेबिट करेंगे तो दोनों बुक्स में, क्रेडिट करेंगे तो भी दोनों में क्रेडिट या दोनों में, आप चेक करके देख लो। रिकंसाइल करते वक्त ये कभी भी नहीं होगा कि एक में डेबिट दूसरे में क्रेडिट।
ठीक होगी बात। अब आपने अच्छा तरीका कौन सा है इसमें से, दोनों में से किस में, दोनों ठीक है लेकिन अच्छा कौन सा है, बेस्ट कौन सा है? कैश बुक में डेबिट कर दूं या बैंक स्टेटमेंट में वक्ती तौर पे डेबिट कर दूं? दिल नहीं ना, हमें अकाउंटिंग क्या कहती है, हम दिल की थोड़ी मानते हैं। सर बैंक स्टेटमेंट में हम नहीं कर सकते। नहीं तो बैंक स्टेटमेंट कर तो दिया, मैंने तो कर दिया। ओ भाई मेरे बैंक स्टेटमेंट में वो नहीं कि आप बैंक में जाओगे उन्हें कहोगे सर आप मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखाओ मैं लिख रहा हूँ। ओ भाई मेरे जो आपके पास एक पेज पे आपने उसका प्रिंट लिया हुआ है ना, वो आपके सामने पड़ी है और कैश बुक भी आपके सामने है, उसमें तो लिख सकते हो ना। आपने मेन काम क्या करना है, ये कोई ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही, ये फर्जी तौर पर फर्क खत्म हो रहा है। मैं आपको इसकी और एग्जांपल देता हूं। आपको अम्मा जी ने पैसे दे दिए 5,000 रुपया, अम्मा जी ने वापस कहा जी हिसाब मांगो, आपका 4,000 हो रहा है, 5 पूरा ही नहीं हो रहा। आप क्या करोगे, सारे पैसे लिख लोगे या कोई कि अच्छा मैंने ये इतने पैसे इधर खर्च कर दिए इतने, वो रिकंसाइल करोगे किधर गए पैसे। तो मेन वक्ती तौर पर आप क्या कर रहे हो, रिकंसाइल, और वो आपके पास है दोनों बुक्स मतलब वो सामने आप दोनों लेकर बैठे हो, एक की कॉपी ली हुई है एक आपकी बुक है, उसमें आप उसको रिकंसाइल कर रहे हो कि फर्क खत्म कर देते हैं। वो परमानेंट नहीं करना, फर्जी तौर पे करना है भी। अब तो बेस्ट ये है कि जिस बुक में आपने लिख दिया और अगर सही लिखा है तो उसमें रिवर्स ना करो, दूसरी बुक जिस बुक में नहीं लिखा है ना उस बुक में फर्जी तौर पे लिखो। किस बुक में लिखना है, जिस बुक में नहीं लिखा, कैश बुक में पहले लिखा हुआ है। अब मजे की बात बताओ, अगर आप इधर रिवर्स कर देंगे, कल को वो बंदा भाई साहब उसने डेबिट करवा नहीं लेना, तो फिर हम दोबारा फिर उसे क्रेडिट करेंगे, तो बेहतर नहीं है कि जिसको डेबिट होना चाहिए था उधर ही डेबिट कर देते हैं। तो दोनों ही ठीक है। बेस्ट क्या होगा, हमसे अगर कोई पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर डेबिट कर दो या फिर कैश बुक के अंदर डेबिट कर दो, ठीक होगी बात। तो इस एरर को ठीक कैसे करना है, डेबिट इन बैंक स्टेटमेंट, कैसे ठीक करेंगे इस एरर को, डेबिट इन बैंक स्टेटमेंट या डेबिट इन कैश बुक। और जिसको हम सर्कल कर रहे हैं वो ज्यादा बेस्ट एडजस्टमेंट है। ये एरर समझ लगी, एरर की क्या है, नॉट प्रेजेंटेड चेक ऐसा चेक होता है जो हमने दे दिया लेकिन अभी तक बैंक में वो नहीं पहुंचा, इन ट्रांजिट में ही है अभी, ठीक होगी बात। दूसरी एडजस्टमेंट, एक एरर, जब 10 होना तो मुझे बता देना। नंबर टू not credited by bank, not credited by bank, या इसे क्या बोलते हैं, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, या इसे क्या बोलते हैं, लॉजमेंट, लॉजमेंट भी कहते हैं जमा करवाना, लॉजमेंट इन ट्रांजिट, नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक या डिपॉजिट इन ट्रांजिट या लॉजमेंट इन ट्रांजिट। इसकी डेफिनेशन क्या है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डेफिनेशन क्या है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक but not credited by bank, credited by बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमने बैंक को चेक दे दिया, बैंक अगर उसका अपना ही चेक हो ना अपनी ब्रांच का तो वो कोशिश करता है उसी दिन ही आपको क्रेडिट कर दे, उसने क्रेडिट ही करना है ना, जो हम चेक जमा करवा रहे हैं जी हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर दो। लेकिन अगर किसी और ब्रांच का हो, जैसे आपका मिजान बैंक में अकाउंट है और आपने उसको यूबीएल का किसी का चेक दे दिया कि जी ये मेरे अकाउंट में जमा करवा दो, तो वो फौरन क्रेडिट नहीं करता। पहले तो 3 दिन नॉर्मल होते थे, 3 दिन से भी ज्यादा लग जाते थे, 3 दिन नॉर्मल होते थे, बट अब क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब से इंप्रूव हुई है तो उसकी वजह से वो जल्दी कर देता है, कभी कभी तो 1 डे भी हो जाता है, लेकिन उसी टाइम पर नहीं होता।
एक दो दिन अभी भी लगाते हैं। आपने चेक दे दिया बैंक को कि जी मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर दो। जब आप बैंक में चेक जमा करवाओगे, एक एंट्री पास करोगे, वो एंट्री क्या है? जब हम बैंक में जमा करवाएंगे चेक या कैश, तो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट या बैंक टू जो भी अमाउंट होगी, बैंक डेबिट करेंगे। लेकिन बैंक उस वक्त तक हमें क्रेडिट नहीं करेगा जब तक कि वो पूरी तसल्ली ना कर ले कि अकाउंट जो चेक दिया है वो कोई गलत नहीं है, कोई अकाउंट में मसला है, कोई सिग्नेचर में मसला है, कोई फोर्जरी ना हो। तो वो कहता है सारी चीजें देखेगा तब हमें क्रेडिट करेगा। चेक के जरिए हम बैंक में जमा कैसे करवा सकते हैं? आपने किसी से पैसे लेने हैं, उसने आपको चेक दे दिया, उसका चेक का क्या करोगे? कैश करवा लोगे ना। एक क्रॉस चेक भी होता है, क्रॉस चेक कभी भी कैश नहीं होता। वो उसको दोगे, वो आपके अकाउंट में पैसे जमा करेगा उस चेक। एक तो आप कैश करवाते हो ना, अगर आप कैश ना करवाओ, आप कहोगे उसको जाकर चेक दे दो बैंक को कि जी मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर दो, तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। जिसको पैसे देने हैं, जिसको दिया चेक, आपको किसी ने भी चेक दे दिया, आपके पैसे देने थे, उसने आपको चेक दे दिया। अब आपने वो चेक जेब में तो नहीं रखोगे, वो चेक आप बैंक में लेकर गए, अपने बैंक में जिसमें आपका अकाउंट है, कि भाई ये वाले पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। अब आपने उसको चेक दिया तो आपने एंट्री क्या पास की? बैंक डेबिट कर दिया, क्योंकि आपके हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे आ गए। बैंक उस वक्त तक क्रेडिट नहीं करेगा जब तक कि वो उसको पूरी तरह तसल्ली ना कर ले कि उस चेक में कोई मसला नहीं है। अब आपके हिसाब से कैश बुक में पैसे बढ़ गए क्योंकि आपने तो बैंक डेबिट कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। तो किस यानी बुक के अंदर बैलेंस ज्यादा नजर आ रहा होगा, कैश बुक में या बैंक स्टेटमेंट में? कैश बुक में, क्योंकि हमने डेबिट कर लिया। हम तो जैसे ही बैंक को चेक देते हैं डेबिट कर देते, लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट। इसका मतलब है, अगर मैं वो बात दोबारा फिर से लिखूं कि ये मैंने कैश बुक में अपना बैंक डेबिट कर दिया, कोई मिस्टर पी से चेक लिया था 40,000 का, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के अंदर ना अभी तक ना डेबिट में कुछ नजर आ रहा है मिस्टर पी, ना क्रेडिट में नजर आ रहा है। बैंक ने अभी तक हमें क्रेडिट नहीं किया। हमने जो डेबिट किया ना, बैंक ने हमें क्रेडिट करना है क्योंकि उसकी तो लायबिलिटी बढ़नी है। अब जब मैंने स्टेटमेंट देखी, मेरे सामने स्टेटमेंट पड़ी है, पहले ये दिमाग में रखो, स्टेटमेंट मेरे सामने है, मुझे ये मिस्टर पी 40,000 डेबिट साइड पे नजर आ रहा है, इधर नजर नहीं आ रहा। अब इसको मैं रिकंसाइल करना चाहता हूं कि भाई ये चलो हो जाएगा क्रेडिट, 2 दिन बाद 1 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो मैं इसको रिकंसाइल करूं ना, कि 40,000 का डिफरेंस खत्म करूं। तो 2 तरीके, या तो इस 40,000 को मैं क्रेडिट कर दूं, रिवर्स कर दूं, या फिर इधर लिख दूं। दोनों केसेस में अगर आप गौर फरमाएं, कर मैं क्या रहा हूं? क्रेडिट ही कर रहा हूं। या कैश बुक में रिवर्स कर दो, क्रेडिट कर दो, या बैंक स्टेटमेंट में जाकर क्रेडिट कर दो। अब हम किस में करेंगे? बैंक स्टेटमेंट में, क्योंकि जिस जगह लिखा हो और सही लिखा हो उसको नहीं छेड़ना। दोनों ठीक है, पेपर में सवाल आया हुआ है कि फलां चीज को हम इस तरह से ठीक कर सकते हैं या ऐसे ठीक कर सकते हैं, तो दोनों ठीक है। हाँ, लेकिन हम जब सवाल हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे? हमने बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट कर देना। ठीक होगी बात? अब इसको, अब इसका ट्रीटमेंट लिख ले। ट्रीटमेंट क्या हुई? क्रेडिट इन बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट इन कैश बुक, और बेस्ट क्या होगा? ये वाला। पहला था नॉट प्रेजेंटेड चेक, अब आ गया, उस वजह से फर्क आ जाता है। एक हो गया नॉट क्रेडिटेड चेक, उस वजह से भी फर्क आता है। उसके बाद तीसरा नंबर, तीसरे नंबर पर लिखें बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस, जी बैंक चार्जेस।
तीसरे नंबर पर आ गया जनाब बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस का मतलब पता है कि हम लोग, ऐसा होता है कि बैंक की जो सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं ना, तो बैंक उसके ऊपर थोड़े बहुत चार्जेस काटता रहता है हमारे अकाउंट से। कैसे कि अगर आपने अपना एटीएम कार्ड किसी और जगह इस्तेमाल कर दिया, मतलब आपका अकाउंट मिजान बैंक में है, आपने यूबीएल की एटीएम मशीन से पैसे निकलवाए, वो चार्जेस काटता है। आप नॉन फाइलर हो, आपने 50,000 से ज्यादा पैसे निकलवाए, वो 6% उसके ऊपर काट लेगा, 0.6%। मतलब डिफरेंट टाइप के चार्जेस बैंक। आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर हो गया, आपने नया अप्लाई किया, उसके लिए उसने चार्जेस ले लिए। आपकी चेकबुक खत्म हो गई, आपने नई चेकबुक इशू करवाई, उसके चार्जेस ले लिए। तो कई किस्म के बैंक अपने चार्जेस काटता रहता है। जिन चार्जेस के बारे में हमें भी पता है और बैंक को भी पता है, वो तो हम दोनों रिकॉर्ड कर लेंगे। कुछ चार्जेस ऐसे भी होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता, बैंक हमारे पैसे काट लेता है। फिर हमें कब पता चलता है? जिस दिन हम बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं, हम देखेंगे कि बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिट किए होंगे या क्रेडिट। बैंक स्टेटमेंट में बैंक चार्जेस डेबिट साइड पर आ रहे होंगे या क्रेडिट? डेबिट साइड पर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कैश बुक में जो बैंक चार्जेस नजर नहीं आ रहे, बैंक स्टेटमेंट के अंदर, मतलब ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, वहां पर बैंक चार्जेस नजर आ रहे हैं 500 रुपए के। उसने हमें डेबिट किया हुआ है, हमने क्रेडिट किया ही नहीं क्योंकि हमें पता ही नहीं था। अब पता चल गया ना। अब इसके दो मसले हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि बैंक ने कोई गलत हमें डेबिट कर दिया। अगर बैंक ने गलत डेबिट किया तो हमें कहां ठीक करना चाहिए? बैंक स्टेटमेंट में रिवर्स करना चाहिए। अगर कोई अमाउंट किसी बुक में गलत है तो उधर ही रिवर्स करो, और अगर सही है तो फिर दूसरी बुक में लेकर। अब अगर ये सही है 500, बिल्कुल है जी 500 हमारे बैंक चार्जेस बनते हैं, हमने तो लिखे नहीं हुए। अब हम रिकनसाइल कर रहे हैं तो क्या करें इसको? दो तरीके वही, या तो उधर रिवर्स कर दे ताकि फर्क खत्म हो जाए, या फिर इधर के साइड पर लिख दी क्रेडिट साइड पर बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस जो नहीं लिखे होंगे उसको सही करने का क्या तरीका होगा? क्रेडिट इन कैश बुक। बैंक अपना क्रेडिट हो जाएगा कैश बुक में, या क्रेडिट इन बैंक स्टेटमेंट, या वहां रिवर्स कर दो या कैश बुक में लिख दो। बेस्ट क्या है? कैश बुक में लिखना। आगे ठीक है तो ये वही उसी के लिए। ठीक है तो हाँ जी। नंबर 4, ये बैंक चार्जेस पर डिस्कशन की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, इस वजह से किस बुक के अंदर बैलेंस ज्यादा होगा, किस में कम होगा? जो पहले लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट में कम होगा, क्योंकि उसने हमारा डेबिट किया हुआ और हमने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। चौथे नंबर पे, चौथा नंबर, एक होता है मेरे भाई, चलिए हम इसको क्रेडिट में सब लिखेंगे जब हमें लगेगा कि ये ठीक है। नहीं, अगर हमें ये लगेगा कि ठीक है तो फिर हम अपनी बुक में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अगर हमें ये लगा कि बैंक ने गलत हमारे अकाउंट को चार्ज किया है तो फिर बैंक स्टेटमेंट में रिवर्स कर देंगे। उधर ही क्रेडिट किया हुआ है तो डेबिट कर देंगे, सॉरी डेबिट किया हुआ है तो क्रेडिट कर देंगे। हाँ जी, करना तो क्रेडिट ही पड़ेगा, इधर भी करना है, करना क्रेडिट ही पड़ेगा, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसको हमने रिवर्स करना है या दूसरी बुक में लिखना है। हाँ जी। नंबर 3, स्टैंडिंग ऑर्डर, इंपॉर्टेंट। स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर का लफ्जी मतलब होता है कि हमने कोई ऐसी बैंक को ऑर्डर दिया, इंस्ट्रक्शन दी कि वही काफी टाइम तक उसने उसको मानना है, उसको फॉलो करना है। क्या मतलब होता है? हम बैंक को कह देते हैं कि भाई साहब मेरी एक प्लॉट मैंने खरीदा है, उसकी किस्त आती है तो वो आपने हर महीने इस दिन किस्त पे कर देनी है, मुझे याद नहीं रहता तो मेरे अकाउंट से आपने पेमेंट कर देनी। स्टैंडिंग ऑर्डर 2 टाइप का होता है बैंक को जो हम ऑर्डर देकर आते हैं।
एक पेमेंट का भी होता है और एक रिसीट का भी होता है। जैसे आप लोग फीस जो जमा करवाते हो फैसल बैंक में करवाते हो ना, अब मुझे बताओ कि आई कैप का उसके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ होगा ना कि भाई इस CRN वाले सारे या CEN वाले पैसे जमा करवाएं तो आप मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, बस ये वाउचर लेकर आएंगे। तो वो क्या है कि आप आई कैप ने एक ऑर्डर दिया हुआ है रिसीट का, पेमेंट का भी ऑर्डर होता है। वो पेमेंट का क्या होता है कि भाई ये चीज आपने हर महीने के दिन पे कर देनी है, वो पे करता रहता है। अब अगर हमें याद आ गया कि अच्छा 10 तारीख को बैंक हमारी पेमेंट करता है तो हम अपनी कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे, बैंक ने तो फॉलो करना ही करना है, उसने तो अब राखी ऑटो देना है कि भाई 10 तारीख को ऑटोमेटिकली हमारा अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें याद नहीं आया स्टैंडिंग ऑर्डर को रिकॉर्ड करना, इसका मतलब है बैंक ने तो हमारी पेमेंट कर दी लेकिन अभी तक हमने पेमेंट, या बैंक ने पैसे रिसीव कर लिए अभी तक हमने रिसीव हमने नहीं लिखे। तो स्टैंडिंग ऑर्डर रिसीट का केस सिर्फ एक दफा पेपर में आया हुआ है, बाकी सारे केस कौन से आए हुए हैं, पेमेंट वाले। अब स्टैंडिंग ऑर्डर की पेमेंट बैंक ने कर दी तो किस जगह लिखी हुई है और किस जगह भी नहीं लिखी हुई, बैंक स्टेटमेंट में लिखी हुई है और अभी तक कैश बुक में। तो बैंक ने क्या किया होगा, डेबिट या क्रेडिट, बैंक ने किया होगा डेबिट, क्योंकि उसने हमारी पेमेंट की और हमें बेसिकली क्या कर लेना चाहिए था, क्रेडिट। लेकिन अभी तक तो हमें पता ही नहीं चला। पता कब चला, जब बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके अपने सामने रखी, वहां पर हमने देखा कि लिखा हुआ था बैरियर टाउन की इंस्टॉलमेंट, आपने प्लॉट लिया हुआ था बैरियर ऑर्चर्ड में, उसकी आपने पेमेंट की हुई है। अब वो पेमेंट आपने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं की, तो अब क्या करोगे, हमने अभी रिकंसाइल करना है, मतलब उस फर्क को वक्ती तौर पे खत्म करना है। या तो इसको क्रेडिट कर दे इधर या फिर इस अमाउंट को लिख दे इधर। लिखने का क्या तरीका, वही या कैश बुक में क्रेडिट कर दो या बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट कर दो। लेकिन सही क्या है भला, कैश बुक में क्रेडिट करना, कैश बुक में पेमेंट का, रिसीट का इसको उल्टा हो जाएगा। तो या तो आप ऐसा करो कि बैंक स्टेटमेंट में, सॉरी कैश बुक में क्रेडिट कर दो या बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट कर दो, और बेस्ट क्या है, कैश बुक में क्रेडिट कर। ओके, ये बात। और ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये एक तरह का आपका सवाल हल हो रहा है। जब हमारे सामने सवाल आएगा ना तो यही काम हम करेंगे जो अभी लिख रहे हैं कि किस में डेबिट करना है या किस में क्रेडिट करना है। नेक्स्ट आ जाए, ये क्या था, नंबर 3, 4, नंबर 5, डायरेक्टली deposited by customer, directly deposited by customer या debtor। हमारे कस्टमर ने हमें कुछ बताया ही नहीं और हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा, किस बुक के अंदर पैसे आ चुके हैं, बैंक स्टेटमेंट में या कैश बुक में, हमें तो भी पता ही नहीं है। हम कैश बुक बना रहे हैं और बैंक स्टेटमेंट भी है। अब हुआ ये कि एक कस्टमर ने पैसे हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट करवा दिए। अब वो बैंक स्टेटमेंट में किस साइड पर नजर आ रहे होंगे, क्रेडिट साइड पर, क्योंकि हमारे अकाउंट में जब जब पैसे आते हैं क्रेडिट होता है, बैंक में वो क्रेडिट होता है और हम डेबिट करते हैं। अब हमें कब पता चला, जब बैंक स्टेटमेंट देखी। अच्छा, आप ये सोच तो रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे कस्टमर हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर। अच्छा, आप आई कैप फीस जमा करवाते हो, आप आई कैप को जब फीस जमा करवाते हो तो उसको फोन करते हो, आई कैप मैं फीस जमा करवा रहा हूँ, बल्कि आप तो बिल्कुल पैसे जमा करवा कर आ जाते हो। अब अकाउंट में तो पैसे आ गए, अकाउंट में आई कैप के अकाउंट में पैसे चले गए, लेकिन क्या आई कैप को ख्वाब आ गया होगा कि वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर ले कि जनाब रिशाद के पैसे आ गए, उसने फीस जमा करवा दिए? नहीं, वो उसको कब पता चलेगा,
वो जब बैंक स्टेटमेंट देखेगा साथ हमारा सीईएन नंबर आ रहा होगा, साथ हमारा नाम मुबारक होगा और आगे पैसे होंगे, तो वहां से देखकर आई कैप वो सारी अमाउंट को देखकर अपनी कैश बुक में लिख लेगा, तो रिकंसाइल हो जाएगा जो फर्क आ रहा है। तो इस एरर से या इस एक्टिविटी से किस बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा? पहले बैंक स्टेटमेंट का। अब वहां से क्रेडिट है तो हम उसे क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, या फिर रिकंसाइल करने के लिए, बराबर करने के लिए आप उधर भी डेबिट कर सकते हो। तो इसका क्या करेंगे? डेबिट इन कैश बुक या डेबिट इन बैंक स्टेटमेंट। रिकंसाइल करने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन बेस्ट क्या है? डेबिट इन कैश बुक। ओके होगी बात? नेक्स्ट, नंबर क्या हो गया जनाब? 6। सुन लिया करो ना, सुनने से ही बंदे को याद हो जाता, लिखने में आसानी होती है। हाँ जी, उसके बाद है डेबिट एडवाइस। हो गया? डेबिट एडवाइस। डेबिट एडवाइस का लफ्जी मतलब अगर हम तुक्का लगाएं तो हमेशा गलत लगेगा, अगर तुक्का लगाएंगे तो। डेबिट एडवाइस का लफ्जी मतलब होता है इन्फॉर्म्ड बाय द बैंक योर अकाउंट विल बी डेबिटेड। बैंक हमें इन्फॉर्म करता है आपका अकाउंट डेबिट हो चुका है। किस वजह से? वो कोई भी वजह हो सकती है, वो बैंक चार्जेस हो सकते हैं, वो स्टैंडिंग ऑर्डर हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है। जब बैंक की तरफ से डेबिट एडवाइस हमें मिले ना, इसका मतलब क्या होता है? बैंक हमें मैसेज दे रहा है कि भाई मैं आपके अकाउंट को डेबिट कर चुका हूं किसी वजह से। अगर वो डेबिट कर चुका है और सही डेबिट कर चुका है तो अब हम क्या करें? फिर अपनी कैश बुक में क्रेडिट कर दें। अब लोग क्रेडिट नहीं करते, वो कहते हैं डेबिट एडवाइस है, डेबिट करना चाहिए। डेबिट एडवाइस का मतलब क्या है? बैंक डेबिट कर चुका है, ये उनसे हमें मैसेज मिले। एडवाइस का मतलब क्या होता है? वो नसीहत तो है, ये वो एक मैसेज हमें मिला है। वो कहता है कि डेबिटेड बाय द बैंक। इसका मतलब क्या होता है? डेबिटेड बाय द बैंक। अब हमने तो इसको रिकंसाइल करना है, तो क्या होगा? या तो कर देंगे क्रेडिट इन कैश बुक, या वो तो डेबिट कर चुका है, उधर ही रिवर्स कर दो, क्रेडिट इन, क्योंकि बराबर ही करना है ना, तो बराबर करने का तो कोई भी तरीका होता है। तो बेस्ट क्या है? क्रेडिट इन, फिर साथ ही आपकी जिंदगी आसान करता हूं, क्रेडिट एडवाइस। क्रेडिट एडवाइस क्या होगा फिर? योर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। बैंक आपको मैसेज भेज रहा है योर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, क्रेडिटेड बाय द बैंक। वो बैंक क्रेडिट कर चुका है, क्रेडिटेड बाय द बैंक, क्रेडिटेड बाय द बैंक, वो आपको क्रेडिट कर चुका है। हाँ जी, अच्छा, ये डेबिट एडवाइस या क्रेडिट एडवाइस का स्टैंडिंग ऑर्डर के साथ कोई डिफरेंस है या एक ही चीजें है? स्टैंडिंग ऑर्डर भी यही होता है, पेमेंट का और रसीट का। उसमें भी बैंक जब पेमेंट कर देता है वो हमें डेबिट कर देता है, जब हमारी रिसीट कर लेता है हमें क्रेडिट कर देता है। इनमें एक छोटा सा फर्क है। स्टैंडिंग ऑर्डर में अमाउंट फिक्स होती है, हर महीने जी इतनी पे करनी है। डेबिट एडवाइस और क्रेडिट एडवाइस में अमाउंट फिक्स नहीं होती। वो जैसे हमारा बिजली का बिल बैंक ने दे दिया तो हर महीने हमें एक जैसा थोड़ी बिल आएगा, कभी ज्यादा कभी कम। तो इसलिए डेबिट एडवाइस और क्रेडिट एडवाइस में अमाउंट एक जैसी नहीं होती और स्टैंडिंग ऑर्डर में अमाउंट एक जैसी होती है। हाँ जी, तो क्या करेंगे इसको? डेबिट इन कैश बुक या डेबिट इन बैंक स्टेटमेंट। लेकिन हमने करना क्या है? सवाल हल करते वक्त
एमसीक्यूज हल करते वक्त दोनों बताने हैं, लेकिन सवाल हल करते वक्त एक जो बेस्ट वाला है। चलें जी, अब आ गई 2-3 चीजें बहुत अच्छी। ये थोड़ा सा आपको इसके ऊपर देखना पड़ेगा। नंबर 8 है, वो है टाइम बार्ड चेक। चेक इशूड, ये होता कौन सा है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड विद इन 6 months। हाँ जी, आपने एक चेक लिखकर दिया था, वो 6 महीने के अंदर उसने प्रेजेंट करना था, वो प्रेजेंट ही नहीं किया। अब वो जाएगा तो बैंक वाला उसे निकाल देगा। अब वो चेक दोबारा प्रेजेंट, वो उसके पास एक ही अब हल है, वो हमारे पास वापस आए, नया चेक लेकर। तो पुराने चेक का क्या करेंगे? लेकिन क्या ये आपने पहले किसी बुक में लिखा हुआ था? कैश बुक में लिखा हुआ था ना जब इशू किया होगा, तो तब तो कैश बुक में लिखा था। अब तो वो चेक का स्टेटस ही खत्म हो गया, वो तो हमने फाड़ दिया चेक को। अब उसको रिवर्स करेंगे, नया चेक लिखेंगे, बट पुराना चेक मोस्टली ऐसा होता है कि सिर्फ वो कहता है जी पुराने चेक का कुछ नहीं किया, तो पुराना चेक हम रिवर्स करेंगे। ठीक होगी बात? हाँ जी, तो क्या करेंगे? टाइम बार्ड चेक डेबिट इन कैश बुक, क्योंकि पहले आपने उसको कैश बुक में लिखा हुआ था, पहले उसको किस में लिखा हुआ था? कैश बुक में क्रेडिट किया था। अब तो उस चेक का स्टेटस ही खत्म हो गया, तो क्या कर दोगे? ये डेबिट इन कैश बुक। जो भी टाइम बार्ड चेक हो, होता कौन सा है? वो चेक जिसको हमने इशू किया लेकिन अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट हुआ ही नहीं और 6 महीने भी गुजर गए। हर वो चेक जिसके 6 महीने गुजर गए हो ना, उसका एक ही हल है, उसको कैश बुक में रिवर्स कर। नंबर 9, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर। बाय बैंक जी, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर बाय बैंक। पहले तो इसके बारे में सुने, हमने बैंक में चेक डिपॉजिट करवा के आए, बैंक ने हमारे पीछे पीछे पे चेक भी भेज दिया कि भाई साहब इस चेक में कोई मसला है। वो क्या मसला हो सकता है? पीछे पीछे नहीं भेजते, 2-3 दिन बाद वापस आ जाता है। हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया, तब क्या किया होगा? जब हमने बैंक जमा करवाया होगा, चेक जमा करवाया होगा, बैंक डेबिट कर दिया होगा, बैंक टू डेटर, और जिसका चेक था जिससे हमने बैंक टू अकाउंट रिसीवेबल क्या दिया होगा। लेकिन मसला ये हुआ कि बैंक ने 2-3 दिन बाद ऊपर एक स्टैंप लगाई हुई थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था NSF। क्या लिखा हुआ था? NSF, मतलब नॉट सफिशिएंट फंड। क्या मतलब है कि भाई साहब जितनी अमाउंट का चेक है उस भाई साहब के अकाउंट में उतने पैसे नहीं है जिसका चेक तू देकर गया है। उसके ऊपर NSF लिख देगा, और ना ही उसने कोई ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली हुई है। नंबर 2, सिग्नेचर नॉट मैच्ड। वो जो आपको पता है, जब हम अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमसे ना 5-6 सिग्नेचर लेता है बैंक, ताकि कल जब हम सिग्नेचर करेंगे ना तो वो उससे मैच कर ले। तो अल्लाह के सदके होता बोला क्या है कि हमारे वो 5 सिग्नेचर भी आपस में मैच नहीं होते, और फिर जो छठा सिग्नेचर हम करके भेजते वो भी मैच नहीं करता। तो अगर सिग्नेचर मैच ना हो रहे हो तो तब भी वो चेक वापस भेज देगा, या तो फिर वो नया चेक लेकर देंगे हम, या फिर अगर चेक किसी वजह से डैमेज हो गया, मतलब वो आप रास्ते में जा रहे थे, बारिश आ गई, चेक जेब में ही था,
ऐसा हो जाता है ना, या आपने जहां पर अपना चेक रखा था वहां पर वो डैमेज हो गया, मतलब कैसे, जैसे भी फट गया या पानी लग गया, या एक दफा वो मैंने ना ऐसे ही चेक रखा था तो वहां पर ना वो बोतल गिरी तेल वाली, ऑयल वाली, तो वो माशाल्लाह तेल तेल हो गया सारा चेक। मैंने कहा वो सही विजिबल था सारा कुछ, लेकिन जब मैंने उन्हें प्रेजेंट किया तो उन्होंने कहा नहीं, नया चेक लेकर आओ। उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया चेक। अगर उसकी डैमेज हो जाए तो फिर भी वो चेक। एक और भी वजह होती है, अमाउंट जब मैच ना हो रही हो, अमाउंट्स नॉट मैच्ड। कौन सी अमाउंट बोला? वो डिजिट में भी एक अमाउंट होती है, मतलब इन वर्ड्स एंड फिगर। अगर वो अमाउंट उधर कुछ और लिखी हुई है, उधर कुछ और लिखी है, इस सूरत में तो बैंक कभी भी, क्योंकि किस कौन सी अमाउंट आपको दे, वो तो मैच ही नहीं कर रही। तो इस सूरत में जो हम बैंक को चेक देकर आएंगे वो चेक वापस आ जाएगा। अब हमने क्या किया हुआ था, जब पहले चेक जमा करवाया था, बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब चेक जब वापस आ गया तो हम अपने बैंक को भी वापस कर देंगे। पहले बैंक डेबिट किया था, अब बैंक, और जिसको पहले क्रेडिट किया तो उसको डेबिट कर देंगे। इसकी पेपर में एंट्री आई हुई है कि चेक रिसीव डिपॉजिटेड टू बैंक बट डिसऑनर, तो उसकी एंट्री क्या पास होती है? अकाउंट रिसीव बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, ये डिसऑनर की एंट्री है, सॉरी ये तो जब हमने जमा करवाया था तब किया है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। जब हमने बैंक में पैसे जमा करवाए थे तब हमने अपना बैंक डेबिट कर लिया था ना, अब तो पैसे हमें मिलने ही नहीं क्योंकि वो तो वापस आ गया चेक, तो हम अपना बैंक क्रेडिट कर देंगे और उस भाई साहब को वापस डेबिट कर देंगे। और इसको सही करने का तरीका कार क्या होगा? क्रेडिट इन कैश बुक। हमने कैश बुक में डेबिट किया हुआ था और कैश बुक में ही क्रेडिट करते हैं। उसके बाद 10 पोस्ट डेटेड चेक। सर ये जो डिस्काउंट चेक होता है ये रिसीव चेक होता है या पेमेंट? चेक रिसीव्ड बट जो हमने रिसीव किया है ना, बैंक में जमा करवाया वो वाला है। इशू किया हुआ था तो हमारा चेक साफ सुथरा होता। पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, हाँ पता है ये कौन सा होता है? जैसे सपोज दैट मैंने आपको चेक लिखकर दे दिया, आप भागे भागे जाए बैंक में पैसे निकलवाने के लिए, तो वहां पर उन्होंने कहा कि भाई साहब आज क्या तारीख है? 10 है या 11 है? 13, आज 13 तारीख है, 13 जून है। उसने आपको चेक वापस दिया कि जनाब इसके ऊपर 13 जुलाई लिखा हुआ है, तो 13 जुलाई से पहले ये चेक कैश नहीं हो सकता। मतलब कुछ फ्यूचर डेट का चेक लिख देना। तो जब तक वो डेट, जिस दिन का चेक हो उसके 6 महीने बाद तक प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन एक दिन पहले भी नहीं हो सकता। मतलब आपने अगर आज 13 तारीख है और आप उसको चेक लिखकर देंगे ना 14 तारीख का, और आज वो कैश नहीं होगा, कल ही होगा या उसके 6 महीने बाद होगा, एक दिन भी पहले नहीं होता चेक कैश। मतलब सपोज दैट आपने चेक के ऊपर डेट, किसी ने आपको चेक दे दिया, उसके ऊपर डेट आपने पढ़ी नहीं, उसने अगले साल की डेट लिख दी, मतलब 13 जून 2025। अब वो 13 जून 2025 से पहले पहले वो चेक कैश, हाँ 13 जून के बाद 6 महीने तक वो वैलिड है। तो पोस्ट डेटेड चेक हम बैंक में जमा करवा कर आ गए, हमने क्या कर दिया? हमने तो बैंक डेबिट कर दिया अपना, क्योंकि हम तो चेक जमा करवा कर आए, लेकिन बैंक हमें क्रेडिट नहीं करेगा जब तक वो डेट। तो फिर इसे क्या करना चाहिए? इसको कैश बुक में रिवर्स कर देना चाहिए। तो पहले जब हमने जमा करवाया था तो डेबिट किया होगा, अब क्या करेंगे? क्रेडिट इन कैश बुक। कैश बुक में ही बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे डिसऑनर चेक नहीं है, बिल्कुल वही चीज है। ये डिसऑनर इसे कह नहीं सकते, इसलिए पोस्ट डेटेड कहते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट डिसऑनर चेक हुआ। ठीक होगी बात? एरर बाय बैंक, एरर इन कैश बुक।
अगर बैंक में कोई चीज ऐसी मिली, मिसाल के तौर पर कि हुआ ये कि कोई सलमा नामी अकाउंट था, उसने ना 5,000 बैंक से पैसे निकलवाए, तो बैंक को क्या चाहिए था, उसके अकाउंट को डेबिट कर दे, ऐसा ही है ना। उसने सलमान के अकाउंट को डेबिट कर दिया। उसने करना था किसके अकाउंट को डेबिट, सलमा के अकाउंट को डेबिट, क्योंकि सलमान 5,000 लेकर गई है ना। उसने किसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, सलमान के अकाउंट को। गलती होगी बैंक से, तो अब क्या करेगा वो बेचारे, सलमान के अकाउंट को वापस क्रेडिट करेगा और सलमा के अकाउंट को डेबिट करेगा। तो इसको बैंक स्टेटमेंट में ठीक करेंगे या कैश बुक में, बैंक स्टेटमेंट में, क्योंकि गलती किस में आई हुई है, बैंक स्टेटमेंट। तो हम भी वो बैंक में जाकर नहीं ठीक करेंगे, उधर ही वक्ती तौर पर जो हमारे सामने बैंक स्टेटमेंट पड़ी है ना, उसको रिकंसाइल कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसका बैंक खुद ठीक करेगा, क्योंकि डेबिट भी गलती हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है। और अगर हम कैश बुक में कोई गलती करेंगे तो वो फिर कैश बैंक स्टेटमेंट में ठीक, वो कैश बुक में ठीक करेंगे जो भी गलती की है। इसमें गलती वाला कैसे होती है, हमने डेबिट लिखना था क्रेडिट लिख दिया, क्रेडिट लिखना था डेबिट लिख दिया, 100 रुपए लिखना था 10 रुपए लिख दिए, ये 100 रुपए लिखना था 1000 रुपए लिखा गया, और जल्दी में एक जीरो ज्यादा लिख दी, ठीक होगी बात। तो ये वो सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बराबर, और हमने इसको एडजस्ट करके जो जो बैलेंस हमने कहा है कि उधर लिख दिया उधर लिख दिया, फिर दोबारा बैलेंस करेंगे। अगर वो फिर दोनों बराबर आ गए तो इसका क्या मतलब है, रिकंसाइल हो गया। और अगर फिर भी नहीं बराबर है, या हमसे सवाल गलत हुआ है, या फिर कोई फ्रॉड है। अगर सारी चीजें एडजस्ट कर ली, जिसको डेबिट करना था जिसको क्रेडिट करना था कर दिया, फिर भी बैलेंस बराबर नहीं आया, तो फिर इसका क्या मतलब है, या तो फ्रॉड है या फिर हमसे ही कोई वो ठीक नहीं हुआ काम। ठीक है, तो कल इस चीज की आपकी प्रेजेंटेशन होनी है प्रॉपर। आप लोगों से ये पूछा जाएगा कम से कम 3 से 4 एडजस्टमेंट कि उसका नाम, उसकी डेफिनेशन, फिर इसको ठीक कैसे करना है। ठीक है, तो ये सब कल तैयार करके आए, तो कल इंशाल्लाह। और